स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। श्रीनगर में MiG-29 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन तैनात किया गया है। श्रीनगर में MiG-29 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन की तैनाती की गई है। दुश्मनों के खतरे से निपटने के लिए ये तैनात किया गया है और चीन और पाकिस्तान के मोर्चों पर लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन तैनात की गई है। जी हां, इस वक्त आपको एक अहम खबर दे रहे हैं। दरअसल खबर यह है कि श्रीनगर में MiG-29 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन की तैनाती हुई है। दुश्मनों के खतरे से निपटने के लिए लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है और इसकी जो तैनाती है वो चीन और पाकिस्तान के मोर्चों पर तैनाती हुई है। लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है। तो ये एक अहम और बड़ा कदम और सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही प्रभावित होने वाला कदम जो है वो उठाया गया है। श्रीनगर में MiG-29 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन की तैनाती की गई है। दुश्मनों के खतरे से निपटने के लिए इसकी तैनाती की गई है। तो खतरा दरअसल है क्या, किससे है? चीन और पाकिस्तान के मोर्चों पर लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन तैनात किए गए हैं। The upgraded MiG-29 is a versatile multi-role combat aircraft. Its capability includes the night vision capable cockpit, as well as it has increased fuel capacity, including the A2 air refueling. We have also included the A2 ground armament, which was not included earlier. Obviously, the biggest capability of this aircraft is are the pilots who are handpicked at the training stage to fly and train in this fleet to fly this lethal aircraft. The Srinagar airfield lies in the center of the Kashmir Valley and its general elevation is more if we compare it to plains. So strategically it is better to place an aircraft which has higher thrust to weight ratio, less response time due to proximity to the border, and is also equipped with better avionics as well as long range missiles and air to ground as well. So MiG-29 aircraft fulfills all these criteria, due to which they are very much capable of taking enemy at both the fronts. और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शंकर आनंद, दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, ये जो MiG-29 स्क्वाड्रन की तैनाती की गई है, इसका उद्देश्य क्या है और इसकी तैनाती क्या बताती है, क्या बताता है ये? देखिए, कश्मीर घाटी के जिस तरह से बकायदा श्रीनगर की अगर बात करें तो श्रीनगर एयरबेस पर MiG-29 जो फाइटर जेट है उसको तैनात किया गया है। और तैनाती करने का जो मुख्य रीजन है कि जैसे पहले यहाँ पर MiG-21 विमान फाइटर जेट होता था तो उसको अब हटा दिया गया है। तो उसको हटाने के बाद उसके स्थान पर MiG-29 को वहां पर रखा गया है कि अगर यहाँ पर अगर किसी तरह की अगर स्थिति खराब होती है तो वहां पर एक सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहले से यहाँ पे रखा जाता है। तो यहाँ पर इन श्रीनगर एयरबेस की अगर बात करें तो श्रीनगर एयरबेस पे पहले MiG-21 फाइटर जेट की तैनाती होती थी और जिस तरह से MiG-21 की अगर बात करें तो उस MiG-21 को कई फेज में अलग अलग करके उसको हटाया गया और हटाने के बाद उस स्थान पे ही उसको तैनात किया गया। हालांकि MiG-29 की अगर बात करें तो ये बेहद उन्नत किस्म का ये फाइटर जेट है और जिस तरह से हालांकि इसको यहाँ पे शिफ्ट करने का जो एक फैसला है वो पहले लिया गया था। जनवरी महीने में ही शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया गया था और जनवरी से लेकर अब तक एक कहा जा सकता है कि पूर्ण तरीके से श्रीनगर एयरबेस पर MiG-29 की जो एक व्यवस्था जो है वो वहां पे कर दिया गया है। और एक तरह से कह सकते हैं कि यह उन्नत MiG-29 जो है ये UPG विमान जो है कश्मीर घाटी के नए रक्षक बन के स्थापित हो चुके हैं। और जिस तरह से अगर इस पूरे फाइटर जेट की अगर बात करें तो इस फाइटर जेट की जो क्षमता भी होती है वो क्षमता भी काफी देखी जाती है। इसकी जो गति है जो वो तकरीबन 2446 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है। इसकी जो एरिया की अगर बात करें तो तकरीबन 1430 किलोमीटर का जो दायरा है वहां तक ये कवर करता है। और MiG-29 को श्रीनगर एयरबेस पे यहाँ पे लाने का ही जो मेन मकसद था कि जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि MiG-21 के स्थान पे इसे लाया गया है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है, नाजुक है, ऐसा नहीं है। फिलहाल जो है MiG-21 के स्थान पर इसे यहाँ पे लाया गया है और यहाँ से यहाँ पे लाने के श्रीनगर एयरबेस पे लाने से दो चीजें होंगी। चाहे वो जो सीमा रेखा की दोनों फ्रंट की अगर बात करें, एक साइड पाकिस्तान की बात करें, दूसरी साइड चाइना की बात करें, तो दोनों को यहाँ से
एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों पे नजर रखना, दोनों पे अगर जरूरत कभी पड़ी तो उसके बाद वहां से कार्रवाई करना बेहद आसान हो जाएगा। और यहाँ पर श्रीनगर एयरबेस पे बहुत पहले से लाने की तैयारी थी, तो यहाँ पर पहले MiG-21 की इसको यहाँ पर रखा जाता, MiG-21 फाइटर जेट को यहाँ पर रखा जाता था। लेकिन पुलवामा हमले के बाद जब साल 2019 में भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय में जिस तरह से बकायदा MiG-21 का सहारा लिया था, लेकिन अब MiG-21 को वहां से हटाने के बाद MiG-29 को वहां पे लाने का जो एक फैसला लिया गया था, और इसीलिए यहाँ पर ये धीरे धीरे तैनाती हो रही है। हालांकि जनवरी महीने में ही तो शंकर इसे सिर्फ जो है, इसे सिर्फ एक अपग्रेडेशन माना जाए कि MiG-29 की जो 21 की जो फ्लीट थी उसकी जगह उसे रिप्लेस किया MiG-29 के फ्लीट ने, या फिर इसको कुछ स्ट्रैटेजिकली या जो अभी सिचुएशनली कुछ अलग तरीके से देखा जाए? देखिए, फिलहाल इसे साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि अब श्रीनगर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के इन MiG-21 विमानों के स्थान पर MiG-29 UPG विमानों को तैनात किया गया है। और इसके जो सबसे प्रमुख वजह है कि 21 का हटना, MiG-21 को हटाया गया और उसी के स्थान पर MiG-29 को लाया गया। सबसे पहली वजह यह है। और स्ट्रेटेजी की देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती है स्ट्रेटेजी जो आप स्पष्ट तौर पर नहीं कर सकते हैं। इस मामले में औपचारिक तौर पर डिफेंस के द्वारा ही बताया जा सकता है। लेकिन सबसे प्रमुख जो वजह यहाँ पे हमारे सूत्र बताते हैं कि MiG-21 को हटाया गया, और जिस तरह से हटाने का फैसला बहुत पहले लिया जा चुका था, और हटाने के बाद जिस तरह से अब धीरे धीरे एक एक पार्ट के हिसाब से उसको यहाँ पे स्थापित करना था, और जनवरी 2023 में ही इस बात को लेकर फैसला लिया जा चुका था कि अब MiG-21 के जगह पर 29 को लाना है। तो इसलिए ये सारी चीजें की गई हैं। और जिस तरह से बकायदा इस साल जनवरी की अगर बात करें तो उसी वक्त में कुछ फाइटर जेट को उस वक्त में मिलाया गया था, MiG-21 को उस वक्त में मिलाया गया था। लेकिन अब एक तरह से कहा जा सकता है कि यह MiG-29 UPG जो विमान है ये कश्मीर घाटी में एक नया रक्षक बन गया है। और भले ही भारतीय वायुसेना में MiG श्रेणी के अधिकतर विमान जो है फेज आउट हो चुके हैं, लेकिन MiG-29 में जो जिस तरह से बहुत सारे व्यापक संशोधन किए गए हैं, इसकी युद्धक क्षमता बढ़ाई गई, नए एवियोनिक्स, इसके साथ साथ रडार, मिसाइल, हथियार नियंत्रण प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जेट के साथ साथ जो है एयर फ्रेम में संशोधन के बाद इसका नामकरण जो है MiG-29 UPG किया गया था। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये इसको स्थापित करने का मुख्य जो रीजन है MiG-21 को हटाना और उसके स्थान पर फाइटर जेट MiG-29 की स्थापना ही करना है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शंकर तमाम जानकारी के लिए। और तो एक बार फिर आपको बताते चलें कि श्रीनगर में MiG-29 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन जो है उसे तैनात किया गया है। दुश्मनों के खतरे से निपटने के लिए ये तैनाती की गई है। और ये बताया जा रहा है, शंकर बता रहे थे कि MiG-21 को दरअसल रिप्लेस किया गया है MiG-29 स्क्वाड्रन से। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आपको बता दें कि आज 12 अगस्त है और आज के दिन को एंटी रैगिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर श्रीनगर में वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस वॉकथॉन का उद्देश्य लोगों को रैगिंग और इसके छात्रों के मनोविज्ञान पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना था। चिनार कोर, सेना और व्हाइट ग्लोब द्वारा इस वॉकथॉन का आयोजन किया गया। की रैली है, मुझे लगता है शायद हिस्ट्री कार्वआउट हो रही है बेसिकली, क्योंकि हमने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो रैगिंग है ये इसका मैनेज फैला हुआ था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं जाकर 2001 में शायद एक जजमेंट दे दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इलीगल है, और सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को हर एक सूरत में बैन कर दिया। और करीबन मुझे लगता है 10 साल से ज़्यादा उर्सा हो गया है आज कि सरकार जाग चुकी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अब आगे आ चुका है कि अब हर साल जो है 12 अगस्त को एंटी रैगिंग डे के तौर पे मनाया जाएगा, ताकि एक पैगाम चला जाए कि जो रैगिंग है ये कोई सही चीज नहीं है। इसकी जो जेनेसिस है कॉलोनियल एरा में है बेसिकली, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की हरकतों को रोक देना चाहिए। और सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सरोज, 12
अगस्त एंटी रैगिंग डे और इस ये वॉकथॉन, और क्या डिटेल है बताएं। बिल्कुल विशाल, आपको बता दें इस वक्त हम खड़े हैं गैरिसन में। ये चिनार कॉर्प्स जो है जी का यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है। आज इन्होंने यहाँ पे एक रैली मुनक्किद की थी जो एंटी रैगिंग डे पे। आज 12 अगस्त है, वर्ल्ड एंटी रैगिंग डे है। कई सारे स्पीकर्स आए आज, आप इस वक्त देख रहे होंगे दृश्य, कैलिस्थेनिक्स हो रहा है यहाँ पे, कई सारे लाइव परफॉर्मेंसेस हो रही हैं यहाँ पे। और उसके मजीद आज सुबह पहले एक मैराथन हुआ, जो एक तिरंगा रैली है वो यहाँ पे स्टार्ट हुई। गैरिसन जो है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होके वो छत्ताबल से बटमालू और बटमालू से फिर कमरवारी पहुंचे। कई सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कई सारे आर्मी ऑफिशियल्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और मुद्दा और मकसद यही था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आज वर्ल्ड एंटी रैगिंग डे पे अवेयर कराया जाए, वाकिफ कराया जाए। आपने देखा होगा कि अगर हम बॉलीवुड की बात कर लें, अपनी फिल्मों की बात कर लें, तो कैसे ग्लोरीफाई करते हैं हम लोग जो रैगिंग होती है। आपने देखा होगा, अक्सर आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई स्मोकिंग या अल्कोहल का सीन होता है तो एक डिस्क्लेमर आता है स्क्रीन पे, नीचे लिखा हुआ होता है कि स्मोकिंग और अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन जब हम रैगिंग देखते हैं फिल्मों में तो उसमें कभी कोई डिस्क्लेमर नहीं होता है। ये कैसे इम्पैक्ट डालता है एक बच्चे पे, उसकी साइकोलॉजी पे, आज उसी के बारे में यहाँ डिस्कशन हुआ। हमारे साथ इस वक्त व्हाइट ग्लोब के जो चेयरमैन है वो जुड़े हैं। मजीद आपको बताएंगे आज इस इवेंट के बारे में कि ये इवेंट क्या था और इस इवेंट में क्या हुआ। जुनैद, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। ये बताएं कि आज जो ये इवेंट हुआ है वर्ल्ड एंटी रैगिंग डे पे, पहले इसके बारे में बताएं हमें। सबसे पहले तो थैंक यू, आप हमें यहाँ पे आए। यू हैव कवर दिस इवेंट। आज आप हम 12th ऑफ अगस्त को हमने इंडियन आर्मी के साथ मिलके एंटी रैगिंग डे ऑर्गेनाइज किया है। एज पर यूजीसी गाइडलाइंस वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट एंड वी वेलकम दिस स्टेप दैट आफ्टर 2 decades they have even thought of organizing this program, but still ये यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था, हमने ये प्रोग्राम स्कूल्स में लेके आए ताकि हमारे बच्चे जो स्कूल से कॉलेज में जाएंगे, हाई सेकेंडरीज में जाएंगे, अवेयर देम कि रैगिंग क्या होती है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। आज आपका जो टैगलाइन था वो था इस आजादी रैगिंग से आजादी, क्योंकि हमारा 77th इंडिपेंडेंस डे आ रहा है और हम आने वाले टाइम में उसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो हमने अपने इवेंट को और इंडिपेंडेंस डे को कोलैबोरेट करके एक प्रोग्राम किया है। नाउ माय इंपॉर्टेंट मैसेज एक चीज है, हम देखते हैं कि अक्सर हम जब मूवी आती है तो मूवी पे हम देखते हैं सिगरेट स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, एक सेंसर बोर्ड है। तो ये सेंसर बोर्ड 20 साल 2 decades से कहाँ गायब है? जब 99 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया रैगिंग क्या है, तो अभी तक ये बात किसी मूवी में आके हम 3 Idiots को देखते हैं, मुन्नाबा MBBS देखते हैं, सुपरस्टार देखते हैं, या हॉस्टल ज्यादा आ रहा है, हर जगह पे हम फैंटिसाइज कर रहे हैं रैगिंग को। ये बड़ी अच्छी चीज है। वेयर इज सेंसर बोर्ड? उनको क्या की जिम्मेदारी नहीं बनती कि रैगिंग को ऐसे फैंटिसाइज ना करे, रादर देन ये दिखाए कि रैगिंग गलत है। तो इसीलिए आज हम जमा हुए और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है एंड इसके लिए हम शुक्रगुजार है इंडियन आर्मी के जिनने सपोर्ट किया प्रोग्राम करने के लिए हमें। जी, थैंक यू वेरी मच। तो देखा आपने विशाल किस तरीके से यहाँ पे, अभी आपने जुनैद की भी बात सुनी कि किस तरीके से हम लोग रैगिंग जो है उसको ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। आपने देखा होगा ईयर 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ भी पास किया था एंटी रैगिंग के अगेंस्ट, कि ये जो रैगिंग है ये हर कॉलेज में, हर स्कूल में रुक जानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जैसे अभी जुनैद की भी बात सुनी को बॉलीवुड की फिल्मों के थ्रू या जो सीरियल्स होते हैं कैसे हम रैगिंग को ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब वक्त आ चुका है और यूजीसी ने भी गाइडलाइंस पास किए हैं कि ये जो रैगिंग है ये कहीं ना कहीं अब रुक जानी चाहिए। जी विशाल। जी सरोज, तो आज दिन भर का क्या ये प्रोग्राम है, ये वॉकथॉन, ये क्या खत्म हो गया या अभी कुछ देर और चलेगा? क्या आज दिन भर के लिए कुछ इनका कार्यक्रम है या बस ये वॉकथॉन तक था ही? नहीं विशाल, देखिए ये सुबह वॉकथॉन स्टार्ट हुआ था, जैसे हमने आपसे कहा कि गैरिसन जो है यहाँ पर ये कमरवारी से स्टार्ट हुआ। कई सारे स्टूडेंट्स थे, अपने हाथों में प्लाकार्ड लिए हुए थे, फ्लैग होइस्टिंग हुई, यहाँ पर झंडे लहराए गए। इसी मैसेज के साथ तमाम स्टूडेंट्स जो है वो पहले बटमालू एरिया गए, बटमालू से वापस कमरवारी पहुंचे और जो मैराथन है, मैराथन अभी अभी इख्तिताम को पहुंचा। और इस वक्त गैरिसन के अंदर आप देख रहे होंगे कि कई सारे अलग अलग शोज हुए, कई सारे टॉप आर्मी ऑफिशियल्स भी आए थे, यहाँ पे GOC भी आए थे जिन्होंने रैगिंग के हवाले से बात की। और इस वक्त यहाँ पे कैलिस्थेनिक्स एक ऐसा आर्ट है जो आप देखते होंगे। अगर हम आम लोगों की बात करें तो आपने देखा होगा जो टाइगर श्रॉफ जो बॉलीवुड के एक एक्टर है उसके लिए काफी मशहूर है। तो यहाँ पर भी आज लड़के जो हैं कैलिस्थेनिक्स परफॉर्म कर रहे हैं। स्कूल के तमाम बच्चे जो हैं अब रैली के बाद यहाँ पे पहुंच चुके हैं और इसके बाद वो लोग अपने अपने घरों पे जाएंगे। जी विशाल। जी बहुत शुक्रिया आपका सरोज, तमाम जानकारी के लिए।
और इस तरह से यहाँ पर आज जो वॉकथॉन हुआ है इसका एक ही मकसद है कि रैगिंग के खिलाफ लोगों को जागरूक करना और खासतौर से तलबा को, उनके जो गार्जियन है उन्हें इस बात का एहसास कराना, बताना कि रैगिंग जो है ये गलत है, इसके खिलाफ बाकायदा रूलिंग्स है, कानून है। तो ये एंटी रैगिंग डे के तौर पर इसे मनाया जाता है और इसीलिए इसको लेकर बेदारी बहुत जरूरी है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आज का एजेंडा में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKH पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। अमरनाथ यात्रा शद्दोमत से जारी है। 38वां जत्था जम्मू से आज रवाना हुआ। जत्थे में 915 श्रद्धालु शामिल हैं। अमरनाथ यात्रा जारी है और आज जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो है 915, जिन्हें जम्मू यात्री निवास से रवाना किया गया है कश्मीर की तरफ। जत्थे में कुल 915 श्रद्धालु शामिल हैं। ये 38वां जत्था है अमरनाथ यात्रियों का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे संवाददाता समीर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, ये 38वां जत्था है और इस पे संख्या तो खैर अब कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी इसको लेकर जो जोश है और जो तैयारियां हैं, या फिर ये कि अब जो एक एक दिन का अंतराल का जो फैसला लिया था प्रशासन ने, क्या वही जो अभी नियम आगे चलता रहेगा? ये लास्ट तक चलता रहेगा। अब अल्टरनेटिव डेज पे ही, जो हमने परसों ही ब्रेक की थी खबर कि प्रशासन ने अल्टरनेटिव डेज पे ही चलाने का फैसला किया है, उस पर फिर मोहर भी लग गई। और कल आपने देखा, कल भी जत्था नहीं गया। हालांकि मौसम ठीक था, हाईवे ठीक था, लेकिन मौसम कल नहीं गया, आज गया है। और जिस तरह हमने बताया कि तकरीबन 900 से ज्यादा यात्री आज गए हैं। दो दिन का जो फैसला किया गया है उसपे जो सबसे बड़ी जो रीजन है वो यही है कि यात्रियों का अब जो अराइवल है जम्मू पहुंचने का या उसके बाद गुफा तक जाने का, उसमें भारी कमी आई है। हालांकि अब तक जो आंकड़े टोटल है उसमें 4,30,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए हैं। कल 1,600 यात्रियों ने दर्शन किए हैं, लेकिन अगर हम पहले के रश को देखें उससे बहुत कम हुआ है। और अब मात्र तकरीबन आप समझ लीजिए कि अभी 18 दिन है, क्योंकि 1 सितंबर को ये खत्म हो रहा है। 18 दिन अभी और यात्रा के बचे, जिसमें आप समझ लीजिए कि अल्टरनेटिव डेज पर अगर ये यात्री जाएंगे कि तो 9 और 10 दिन की यात्रा होगी। अब उसको देखते हुए जो रश है वो उसमें भारी कमी है, लेकिन जो यात्री आ रहे हैं उनके जोश में कोई कमी नहीं है। जितने भी यात्री आ रहे हैं, लंगर वालों से मेरी बात जो हुई, उन्होंने कहा कि बहुत कम यात्री अब आ रहे हैं, लेकिन जो यात्री आए हैं उनको हम पूरा फैसिलिटीज दे रहे हैं। सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं की गई है, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं की गई है। जो व्यवस्था है उसमें कोई कमी नहीं है। जो इंतजाम हैं सिक्योरिटी के हों, मेडिकल के हैं, वो ऐसे इंटैक्ट हैं। जितने भी यात्री आ रहे हैं उनको पहले वाली सुविधा, जो पहले दिन से यात्रा हो रही थी, उसी तरह पे उनको सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन हाँ, यात्रियों के आने में कमी है, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। और लगातार जितने भी यात्री हैं वो
बम बम बोले के नगाड़ों के बीच यात्रा कर रहे हैं और अच्छी तरह से जो यात्रा हो रही है, इस वक्त मौसम भी साथ दे रहा है, मौसम में भी कोई कमी नहीं। इस साल की यात्रा में सबसे बड़ी बात रही कि सिर्फ 3 दिन ही यात्रा बाधित रही मौसम की वजह से। आपको याद होगा पिछले अगस्त में जी। जब जी समीर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आपकी आवाज भी थोड़ी कम रही है। बहरहाल आपने तमाम बातें बता दी हैं कि संख्या थोड़ी कम जरूर होगी, लेकिन जोश में कहीं कोई कमी नहीं है। और अब तकरीबन जो अभी 18 दिन बाकी हैं, तो इन दिनों में भी अब चूंकि एक एक दिन के अंतराल पर जत्था रवाना होगा, तो ऐसे में जो भी नए श्रद्धालु आएंगे या उनकी जो एंट्री होगी, तो एक एक दिन के अंतराल पर क्या ये संख्या इस पर थोड़ी बढ़ेगी या घटेगी, ये एक देखना बाकी होगा। आगे बढ़ते, चंडीगढ़ शिमला रोड फिर हुआ बंद। देर रात तकरीबन 2 बजे मलबा गिरा और मलबा गिरने की वजह से हाईवे को बंद कर दिया गया। ये एक अहम खबर है जो आपके सामने है। चंडीगढ़ शिमला रोड एक बार फिर से बंद हो गया है, यानी चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जाने के लिए जो सड़क है, जो मेन रास्ता है, जो हाईवे है, वो बंद है। देर रात तकरीबन 2 बजे मलबा गिरने की खबर है कि स्लाइडिंग की वजह से मलबा गिरा और मलबा गिरने के कारण हाईवे को बंद हो ही गया, वो बंद हो गया। मलबा गिर गया तो हाईवे बंद हो गया, उससे गाड़ी आना जाना कर नहीं सकती हैं, तो इसलिए बंद करना पड़ा। कहना सही नहीं होगा, ये बंद हो गया, क्योंकि ये बहुत सारे जो प्राकृतिक तौर पर ये चीजें हो रही हैं। चंडीगढ़ शिमला रोड फिर से बंद हो गया है। देर रात तकरीबन 2 बजे इस रोड पर काफी मलबा गिरा है। अब जाहिर है कि वो स्लाइडिंग की वजह से गिरा होगा, तो मलबा गिरने के कारण हाईवे बंद है। कीर्ति हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। कीर्ति, इस वक्त क्या स्थिति है? विशाल, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो मलबा है रात को करीबन 2 बजे गिरा है। 2 बजे गिरने के कारण वहां पर जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। अगर शिमला से अगर किसी ने चंडीगढ़ की तरफ जाना है या चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जाना है, तो वो वाया जंगेशु होकर ही जा सकता है। और अगर परवाणु की बात करें, जहाँ पर चक्की मोड़ पर ये मलबा गिरा है, वहां पर लंबा जाम लगा हुआ है और देर रात से ही जो लोग हैं वहां पर मौके पर फंसे हुए हैं और दोनों तरफ ये जो जाम की स्थिति है वो बनी हुई है। हालांकि वहां पर जो अभी तक मलबा उठाने का जो कार्य है वो आरंभ नहीं हुआ है, जिसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश रुकने का जो इंतजार है वो कर रहे हैं और बारिश के कारण जो और मलबा भी है वो भी नीचे लगातार गिरता जा रहा है। और जो सड़क है वहां पर कच्ची है और वो भी ऐसा डर लगा रहता है कि अगर उसके ऊपर वाहन चलेंगे तो वाहन भी कहीं ऐसा ना हो मिट्टी के साथ या मलबे के साथ में वो भी बह जाए। तो इस कारण वहां पर आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रशासन के जो लोग हैं या पुलिस के अधिकारी हैं वह मौके पर तैनात है। वहां पर जेसीबी मशीन है वो भी तैनात कर दी गई है कि जैसे ही बारिश रुकेगी और उस रोड को खोल दिया जाएगा। और दूसरी तरफ ये कि अगर चंडीगढ़ से अगर किसी ने शिमला की तरफ जाना है तो कसौली जंगेशु रोड है वो 1 वे ट्रैफिक कर दिया गया है, वहां से जा सकते हैं। अगर कोई हैवी गाड़ियां हैं तो वो वाया नाहन होकर कालाअंब होकर वहां से वो शिमला की ओर जा सकती है। और दूसरी तरफ ये है कि अगर शिमला से अगर किसी ने चंडीगढ़ की तरफ आना है तो वो भोजनगर होकर वहां से जा सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिव रूट्स है जो प्रशासन ने वहां पर दिए हैं और लगातार जो दूसरे जो रोड है रोड के आगे पीछे भी मलबा लगातार वहां से गिर रहा है। तो इसलिए प्रशासन ने है ये वहां पर हिदायत दी है सभी को कि अगर बहुत जरूरी है तभी वो घरों से बाहर निकले, नहीं तो वो दिक्कत में पड़ सकते हैं। और कोई तो कीर्ति क्या अंदाजा लग रहा है, कितना समय लग सकता है इस रोड को क्लियर होने में और मलबे को पूरी तरह से हट जाने में वहां से या हटाए जाने में? जी, अगर बारिश वहां पर रुकती है और अगर वो बारिश रुकेगी तो उसके 1-2 घंटे के अंदर अंदर ये जो मलबा है वहां से क्लियर कर लिया जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन वहां पर रखी हुई है, जेसीबी मशीन है, पॉकमैन मशीन है और वो लगातार यही है कि बारिश रुकने का वो इंतजार कर रही है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कीर्ति तमाम जानकारी के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखें, हम आपके पास भी लौटेंगे अपडेट के लिए। तो इस वक्त कीर्ति में बता रहे थे कि अभी भी वो जो मार्ग है चंडीगढ़ से शिमला का वो मार्ग बंद है और चंडीगढ़ शिमला के मार्ग के अभी खुलने की जो संभावना है थोड़ी कम है कि जल्दी वो खुल जाए, क्योंकि बारिश हो रही है। अगर बारिश रुकती है तभी इस पर तेजी आ सकती है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन का मामला, एमओएस डिफेंस अजय भट्ट ने दी संसद को जानकारी। 2020 में 24 जवान हुए शहीद, जबकि 22 शहरियों की इसमें मौत हुई और 2021 में 4 जवान शहीद हुए। 2021 में किसी शहरी की मौत नहीं हुई। ये जानकारी दी गई है एमओएस के जरिए से, जो एमओएस डिफेंस है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस। तो ये खबर अहम है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन का मामला, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस अजय भट्ट ने संसद को जानकारी दी है कि 2020 में 24 जवान शहीद हुए, जबकि 22 शहरियों की मौत हुई और 2021 में 4 जवान शहीद हुए। 2021 में किसी शहरी की मौत नहीं हुई।
और इसके साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।